नमस्कार, मैं हर्षराज सिंह झब्बल जुगनू के कार्यक्रम रंगशाला के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने वाले हैं जो आधी सदी से ज्यादा से थिएटर करते आ रहे हैं, जिनके ग्रुप से छत्तीसगढ़ का यूथ जुड़ना चाहता है, जिन्होंने जय मां बमलेश्वरी जैसी सुपर हिट फिल्म बनाई है और जिन्होंने छत्तीसगढ़ के पहले हिंदी नाट्य ग्रुप की स्थापना की थी। आज हम बात करने वाले हैं आधी सदी के रंग नायक श्री जलील रिजवी सर से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार, आपने बुलाया, मुझे आना ही था। सर, ये बहुत बड़ी बात है कि आप बोल रहे हैं कि आपको आना ही था। सर, आपकी जर्नी अब 64 साल से ज़्यादा की हो चुकी है। आप लगभग 64 साल से थिएटर करते आ रहे हैं। ये जर्नी आपके लिए बहुत बड़ी रही है, तो क्यों ना हम आपकी इस जर्नी की शुरुआत आपके पहले साल से करते, जब आपने थिएटर शुरू किया था। तब कैसा था सर आपका बचपन? आपने कैसे अपना बचपन बिताया था? एक तो हमारे परिवार में कोई थिएटर नहीं करता था। अच्छा। मैं भी थिएटर नहीं करता था। सप्रे स्कूल में पढ़ता था मैं जी। और सप्रे स्कूल में जो सेन साहब थे, पीके सेन, अरुण सेन के बड़े, तो वहाँ की जो गैदरिंग होती थी जी, उस गैदरिंग को देखने के लिए नागपुर तक से लोग आते थे उस जमाने में। तो जब मैं 8th क्लास में रहा हूँगा तो मेरे लोगों ने बोला यार चल अपन भी कुछ करेंगे ऐसा। तो मैं फैंसी ड्रेस में मैंने भाग लिया जी। एक लड़की बना, गागर लिया और उसमें मैं चला मटकते हुए। तो सेन सर उस तरफ खड़े हुए थे विंग के। मैं जब वो विंग तक पहुंचा तो उन्होंने बोले वापस जा वापस जा वापस। बात ख़त्म हो गई, कोई प्राइज वाइज नहीं मिली। साल गुजर गया। जब दूसरा साल आया तो एक चपरासी आके बोलता है कि तुमको सेन सर बुला रहे हैं। मैं घबरा गया कि भाई क्यों बुला रहे हैं। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि तुमको ड्रामे में भाग लेना है। मैं बोला सर मैं तो कभी ड्रामा किया नहीं हूँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ ड्रामा। बोले तुम स्टेज पे उतरे थे? मैं हाँ उतरा तो था, लेकिन वो फैंसी ड्रेस में उतरा था। कौन सा कुछ संवाद तो मैंने बोला नहीं, आना जाना किया नहीं, तुम कर लोगे। तो उन्होंने मुझे रोल दिया, टैब्लो में कृष्ण बनाया और एक मेन जो प्ले होता था उसमें छोटा रोल दिया। मैं कृष्ण बन के मैंने रोल किया। मैंने क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसमें प्राइज़ मिलती थी अभिनय में। जो अभिनय में प्राइज़ मिली तो मुझे बेस्ट अभिनय के लिए कृष्ण के रोल में मुझे प्राइज़ मिल गई। पहला नाटक और मुझे उसमें पुरस्कार मिल गया। तो मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैंने किया क्या है। जैसा कहा वैसा मैंने कर दिया जी। तो यहाँ से मेरी नाटकों की शुरुआत शुरू होती है। स्कूल, और स्कूल से उनके छोटे भाई थे वरुण सेन, वो कालीबाड़ी जो संस्था थी, बंगाली संस्था जी। और दुर्गा पूजा के अंदर में एक हिंदी नाटक होता था, एक बंगला नाटक होता था उनके डायरेक्शन में। तो वो उन्होंने वहाँ पर हमें बुलाया जी कि तुमको करना है। तो नॉन बंगाली मैं अकेला था उनके साथ, तो हिंदी नाटक करता था मैं जी। तो जो बड़े नाटक जो तुम्हारे बंगाल में फेमस नाटक होते थे उसको अनुवाद करके ये लोग करते थे। बड़े फेमस नाटक थे, उसमें मैं इनके साथ में जुड़ा और वहाँ से धीरे 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 अभिनय की जो चस्का लगा जी। और जो मज़ा आने लगा अभिनय में, बिल्कुल। तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने अब उनसे सीखी। वो गुरु थे मेरे, और गुरु एक बहुत बड़ा होता है, आपको एक बहुत अच्छी ज्ञान भी देता है, एक सही रास्ता भी दिखाता है। लेकिन वो अभिनेता जो अभिनय कर रहा है उसका कर्तव्य होता है कि जो चीज़ बोल रहे हैं गुरु उसको वो कितना फॉलो कर रहा है, कितना। ये नहीं है कि आजकल मैं ये देखता हूँ कि थिएटर में रिहर्सल में आए, आपने रिहर्सल में रोल किया और चले गए। नहीं, आपने जो वहाँ रिहर्सल की उसको रिपीट करिए। आप घर जाके आप उसको ये देखिए कि उन्होंने, हमारे गुरु ने कहा कि इस संवाद को जो मैंने तुमसे सिखाया है, अगर ये संवाद तुम इसी भाव को बहुत अच्छे ढंग से अगर खुद बोल सकते हो दूसरी तरह से, वो बोलने की कोशिश करो। तो वो एक हमको फ्री प्लेटफॉर्म मिलता था कि अगर हमारे दिमाग में कुछ आ रहा है कि नहीं संवाद ऐसा इन्होंने कहा है, हम उसी लाइन को पकड़ के ही नहीं बंद होते थे, हम उसमें कुछ करने की
हमको छूट मिलती थी बिल्कुल। और हम उस पर वर्क करते थे। तो अभिनय जब दो तरह से इन्वॉल्व होता है कि खुद आदमी उसके अंदर में कलाकार लगता है उसमें, और दूसरा उसका गुरु जो है वो मार्गदर्शन देता है, तो दोनों मिलकर जब अभिनय की तरफ उसको बढ़ाते हैं तो अभिनय खुल के सामने आता है। जी। ये मैंने उस काल में सीखा। दूसरी चीज़ उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ ये बताई कि रंगमंच पर खड़े होकर संवाद बोलना अभिनय नहीं होता। वो जो कैरेक्टर राइटर ने जो कैरेक्टर लिखा है वो यूं ही नहीं लिखा, उस कहानी में उसका किरदार, उसका महत्व है, और महत्व क्यों है कहानी में उसको आप पकड़िए कि मैं क्यों हूँ उसके कहानी के अंदर, मेरी क्या भूमिका रहनी चाहिए, ये उन्होंने सिखाया। तो होता ये था कि हम उस पात्र को बहुत ज़्यादा स्टडी करते थे, उतना सीमित नहीं रखते। संवाद लिखा हुआ है, हम संवाद रट लिए और बोल दिए, नहीं, आप ये ढूंढिए कि कहानी में आप उस पात्र के में क्यों हो, क्या महत्व है आपका, और अगर उस कहानी में आपका महत्व है तो उस कहानी को उस हिसाब से ले जाइए जिस तरह से कहानी लिखी गई है। तो आप उसके अंदर एक वो आप खुद नहीं हो, वो पात्र हो, वो पात्र को जीवित करो, जो लेखक ने लिखा है ना उस पात्र को जीवित करो। ये बात अलग होती है, कई कहानियों में जो डायरेक्टर होता है जी। वो अपने अनुसार कुछ परिवर्तन भी करता है, लेकिन परिवर्तन ये नहीं करता कि पूरी पूरी स्क्रिप्ट बदल देता है। कुछ अच्छा राइटर अगर कहीं पर कुछ चीज़ें भूल गया है, वहाँ उसको लिखना था, वहाँ पर उसको करवाना था, वो भूल गया है, तो डायरेक्टर का काम होता है कि उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो उस काल के अंदर में हमने ये देखा है कि जैसे बंगाल का जो स्टेज था जी। और महाराष्ट्र का जो स्टेज था जी। ये बहुत ऊपर था, हाँ। कहानियों में भी, अभिनय में भी। हिंदी स्टेज उतना महत्व नहीं रख रहा था। जी। हिंदी स्टेज में एक पौराणिक जो नाटक हुआ करते थे, जैसे रामलीला के ज़माने में जो कुछ होते थे, कुछ रामलीला होती थी, लेकिन हिंदी नाटक जो होते थे वो बहुत कम, ज़्यादातर नाटक अनुवादित होते थे, या तो मराठी से अनुवाद होते थे या बांग्ला से। बंगाल का जो रंगमंच है वो बड़ा समृद्ध था, वैसे ही महाराष्ट्र का समृद्ध था। तो इन दोनों की विधाएं जो है, बंगला थिएटर की और महाराष्ट्र थिएटर की, दोनों विधाएं अलग हैं। बंगाल के अंदर में जो मैक्सिमम नाटक लिखे गए, क्योंकि वो जमींदार प्रथा वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी जी, या नवाबों का राज्य रहा वहाँ पर, तो शोषण बहुत ज़्यादा था, आम आदमी का शोषण बहुत ज़्यादा। तो सामाजिक कुरीतियों के ऊपर में थिएटर वहाँ पर चला। वैसे ही अगर आप महाराष्ट्र का मराठी नाटक देखोगे तो मराठी नाटक के अंदर में एक चीज़, क्योंकि वहाँ की जो शैली है, कुछ जैसे लवणी हो गई या और भी दूसरे फोक डांसेस हो गए या फोक कथाएं हो गई, उसका प्रभाव उस थिएटर में ज़्यादा था। लेकिन अब वो क्योंकि पेशवा वगैरह का शासन भी रहा है, उसके नानाजी पेशवा के ऊपर में भी अब घासीराम कोतवाल वगैरह बहुत सारे स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है। एक जो परिवर्तन आया वहाँ पर वो रहा, विजय तेंदुलकर ने जो नाटक लिखने शुरू किए, तो उसने उन लोगों के नाटक लिखे जो झोपड़ियों में रहते थे, जो गिरे पिड़े लोग थे, एक आम आदमी था, उसका नाटक लिखना उन्होंने शुरू किया जी। और क्योंकि मराठी नाटक जो था वो ज़्यादातर, अगर हम देखें तो उसके अंदर हास्य उसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता था, व्यंग उसके अंदर में होता था, और एक कथा पारिवारिक कथाएं ज़्यादा हुआ करती जी। लेकिन पहली बार विजय तेंदुलकर ने उस शोषित समाज को देखा और उसके ऊपर उन्होंने अपने नाटक लिखे। घासीराम कोतवाल, सखाराम बैंदर, आपका गिधाड़े, है ना, इस तरह बेबी, इस तरह के नाटक उन्होंने बहुत सारे लिखे और बड़े फेमस नाटक हुए। तो तेंदुलकर और वसंत कानेटकर
जी ये दो नाटककार उस ज़माने में काफ़ी चले और चलते रहे। हिंदी में जो रमेश मेहता के कुछ प्ले होते थे। अब रमेश मेहता बॉम्बे के रहने वाले, उनके ग्रुप में केवल 6 लोग थे, 2 फीमेल थी और 4 मेल थे। तो वो जितने भी उन्होंने लिखे नाटक, उसमें 4 मेल और 2 फीमेल, जितना उनका ग्रुप था उतने वो वैसे लिखते थे उनके। सर, जैसे आपका ग्रुप था, जब आप सर के साथ, वरुण सर के साथ काम करते थे, उनके साथ आपने बचपन से ही, जब तक आप बड़े हो गए तब तक आपने उनके साथ काम किया, और उनके साथ ही आपने अग्रगामी थिएटर की स्थापना की थी, आप दोनों ने मिलकर की थी। तो अग्रगामी नाम के पीछे मतलब क्या था? अग्रगामी का मतलब होता है जो सबसे आगे चलने वाला। गामी मतलब चलने वाला। हाँ। अग्र माने आगे, ओके आगे चलने वाला। अगर आगे चलोगे तो जी। सबसे आगे चलते चले जाओगे, और इसीलिए अग्रगामी आज तक अग्रगामी है, आज तक चल रही है। तो ये पहले तो ये, क्योंकि लोगों ने जो बंगाली ग्रुप था ये जी और बंगला ग्रुप के नाम से हिंदी नाटक भी करते थे सप्तमी में, और बंगला नाटक भी करते थे। फिर दिमाग में आया कि एक अलग से एक संस्था बनाई जाए जो केवल हिंदी नाटक करे। जी। तो फिर ये अग्रगामी की स्थापना की गई, जिसमें वरुण सेन थे, मैं था, श्यामल सेन थे जी और सुब्रत के बड़े भाई विप्रत बोस थे। इस तरह से 4-5 लोग थे। उस ज़माने में ये नाटक होती थी जी। और फीमेल आर्टिस्ट मिलना बहुत मुश्किल होता था, तो मेल रोल, मेल जो थे वो फीमेल रोल भी करते थे। जी जी जी। श्यामल सेन खुद फीमेल बन के काम करते थे। एक हमने, उसकी माँ एक नाटक है, शॉर्ट प्ले है जी। उसमें हमको कहीं फीमेल नहीं मिल रही थी, तो हमारे एक दोस्त था, उसको माँ बना दिए थे उसको। तो किसी ने उसको फर्क भी नहीं है। और एक नाटक था जो द्रौपदी बनाना था, फीमेल नहीं था। तो एक हमारे साथ पढ़ने वाला था, वो सरदार लड़का था, उसके लंबे लंबे बाल थे और चिकना था, खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। तो वो द्रौपदी का रोल कर दिया उसने। कोई बोल ही नहीं सकता था कि ये लड़की नहीं है ना जी। उसके मेकअप करने के बाद तो लड़के उसको छेड़ भी रहे थे। तो वो काल था जहाँ फीमेल बड़ी मुश्किल से मिलती थी। हाँ। और मेरे साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि मेरी जो मिसेज है जी नूतन घई थी, वो भी थिएटर से जुड़ी हुई थी हमारे साथ। उन्होंने रोल करना शुरू किया था अग्रगामी में। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि भाई तुम्हारा करियर भी थिएटर है और हमारा करियर भी थिएटर है, तो दोनों मिलकर अगर हम एक साथ आ जाएंगे तो थिएटर में काम करेंगे। तुम नूतन रिलीज में रहना, मैं जरी रिलीज भी रहूँगा, दोनों कोई फर्क नहीं है। तुम अपने हिसाब से चलो, मैं अपने हिसाब से चलूँगा, लेकिन थिएटर हम साथ मिलकर करेंगे। वाह। तो 50 साल गुजर गए। 50 साल थिएटर करते हुए साथ में, उनका सहयोग नहीं मिलता तो इतने बड़े नाटक भी नहीं कर पाता मैं। बिल्कुल सर। है ना। तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमारा साथ दिया है, और मेन कैरेक्टर में रही है, बहुत सारे मेन कैरेक्टर उन्होंने किया है। बिल्कुल सर, और बहुत कई नाटक में तो वो हमसे भी आगे निकल जाती थी। हाँ, रोल करने में, गहराई पकड़ने में बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं वो। नहीं, बहुत अच्छा करती है और गहराई पकड़ती है। और हमारी बिटिया भी सीखने लगी तो वो भी करने लग गई। जी। हाँ, सौम्या दीदी। सौम्या भी की है। सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि अग्रगामी, बहुत पहले से अग्रगामी का नाम फेमस है, चाहे वो हमारा बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला वॉर हो, चाहे चाइना वाला वॉर हो, आपने हर बार इन्वायरमेंट को सेव करने की बात हो, अग्रगामी हमेशा आगे रहा है। उसने हर बार पीएम को फंड्स दिए हैं और गवर्नमेंट्स को फंड्स दिए हैं। तो ये क्या, आपको क्या लगता है कि ये थिएटर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि? देखिए, एक कलाकार जो होता है जी, केवल मनोरंजन करने के लिए कलाकार नहीं होता, उसके ऊपर दायित्व है जी, समाज का और देश का। बिल्कुल। समाज में अगर आप लोगों को बिगाड़ने वाला नाटक करोगे तो गलत बात है, अगर सुधारने वाला नाटक करोगे, लोगों को एक नई दिशा दोगे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बिल्कुल। अगर देश के ऊपर में कोई संकट है और उसमें आप अपना सहयोग दे सकते हो, सक्षम हो, तो आपको सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं
और आप अगर कलाकार होने के नाते, जैसे जो चाइना वार था, जी सर। तो जो हमने उल्का ड्रामा जो था, हाँ वो नाटक हमने पहले कर दिया था, लेकिन चैरिटी के लिए उसका नाम बदल के मेरी सूरत तेरी आंखें हाँ नाम से उसको हमने किया। बिल्कुल। और जो पैसा आया उसको हमने डिफेंस पीएम फंड में फंड्स में दिया। भेज दिया। जी। उसके बाद में जब जब जैसे भूकंप आ गया, हाँ केरला में। नहीं ये यहाँ पर कहाँ आया था भूकंप आया, कर्नाटक। वो ये यहाँ, या गैस त्रासदी भोपाल की हो गई, हाँ वो वाला भी था। या 71 का वार हो गया, बांग्लादेश वार। तो बांग्लादेश वार में जय बांग्ला करके हमने स्क्रिप्ट प्ले जी। किया, नुक्कड़ और किया था। नुक्कड़ नाटक वो की हमने जय स्तंभ के ऊपर में बिल्कुल। लोगों से इकट्ठा किया, पैसा हमने दिया। गैस त्रासदी में हमने क्या किया, ड्रामा तो नहीं किया, लेकिन हम सब पूरे के पूरे निकल गए सड़क पे। कोई जूता पॉलिश कर रहा है जी। ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पूरे शहर के अंदर में सब कलाकार घूम के हम पॉलिश करते थे, हमसे पैसा मिलता था, वो हमने भेजा उसको। जी। तो ये कर्तव्य हमारा है कि हम अगर कलाकार हैं तो समाज के लिए और देश के लिए हम आंखें मूंद के नहीं बैठ सकते। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने इस बारे में। सर आप डोनेट करते थे, अग्रगामी बहुत सारा डोनेशन किया है उसने आज तक, लेकिन आपको जैसे कभी काम करने की, जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, आप थिएटर से ही अपना। नहीं, मैं 6 नौकरियां किया है मैंने। 6 नौकरी की है? थिएटर मेरे को पेट नहीं भरता। थिएटर ने हमेशा, जब भी मैंने ड्रामा किया है तो मेरे तीन महीने का बजट लड़खड़ाया है घर का पैसा लगा के मैं थिएटर करता रहा हूँ। मैं नौकरी करता रहा। मैंने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 12 साल नौकरी किया। हाँ, मेरे को पेंशन नहीं मिलती, बड़े पोस्ट में था, लेकिन दिमाग आउट हुआ, वहाँ का माहौल देखा, रिज़ाइन कर दिया। मेरी नौकरियाँ, एक तो मैंने कभी किसी का इंटरव्यू नहीं दिया, किसी भी नौकरी का। अच्छा। किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया। हाँ, ये पकड़ लेता था, मेरे सर्विस नहीं है, मेरे को शादी हो गई है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, ऐसा चल। तो सुधीर मुखर्जी ले गए, जो यहाँ के लीडर थे, वो अच्छे पहचान थी, लेके चले गए वो मालिक के पास में। उसने बोला कल आके ज्वाइन कर लो। हिम्मत स्टील फाउंड्री ज्वाइन कर लिए, वहाँ छोड़ दिया, है ना जी। तो उसके बाद रम्मू श्रीवास्तव पत्रकार थे, मैंने रम्मू भैया नौकरी नहीं है, चल बोले मेरे साथ। तो रेक्सन दुनिया के पास ले गया, तो वो ओसवाल रोलिंग मिल, वहाँ नौकरी करवा दिया। वहाँ 7 पार्टनर थे, कुछ ठीक थे, कुछ गड़बड़ थे। अच्छा। है ना। 24 घंटे की 12 घंटे तो डेली रूल वो करता था मैं ड्यूटी, और हफ्ते में एक दिन 24 घंटे करना पड़ता था मैं। हाँ, वो फर्नेस के सामने मैं प्रोडक्शन मैनेजर था। बाप रे। तो वो अलग साइकिल से टाटी बंधाना जाना करता था साइकिल से। तो वो भी छोड़ा जी। तो उसके बाद में छोड़ दिया, नहीं करता करके। तो कलेक्टर साहब थे यहाँ पर, डीपी तिवारी, ड्रामा की रिहर्सल कर रहा था मैं सपरे स्कूल में। वो खबर भेजे कि इनको बोलो कथा जत्था प्रभारी बन जाए रायपुर जिले के। जी। मैं नहीं गया, 2 बार 3 बार। सुभाष मिश्रा जी आ गए मेरे पास लेने, तो अजीब बात है, सर आप अजीब आदमी हो, आपको कलेक्टर साहब बुला रहे हैं, कम से कम मिल तो लीजिए। मैं चला गया मिलने के लिए कलेक्टर साहब से ऑफिस में, तो चिट्ठी लिख के भेजा, वो तुरंत बाहर आ गए। अरे मैं कब से रास्ता देख रहा हूँ, वहाँ बोले अभी ज्वाइन करो, अभी तुरंत ज्वाइन करो। ज्वाइन कर लिया भैया, और ज्वाइन किया। उस ज़माने में रायपुर ज़िला इतना बड़ा, वो सरायपाली, इधर देवभोग, और इतना काम किया है मैंने। अगर जीवन में थिएटर का अगर मैंने कहीं उपयोग किया है तो साक्षरता में किया है। मैंने 217 किलोमीटर पद यात्रा किया है अपने जत्थे को लेकर, देवभोग से लेकर रायपुर तक 1 महीना लगा है, और हर गांव में मैंने शो किया है। और सरसीवा से लेकर धरसीवा तक अक्षर जल यात्रा मैंने की है, लोगों को ये मोटिवेट करने के लिए कि पानी गिरता है उसको रोको। बिल्कुल। उसका थिएटर बनाया, उसके गाने बनाया। तो वो जो मेरा कला का जो उपयोग था वो मैंने समाज के लिए किया, लोगों के लिए किया। मैं जंगलों में घुस जाता था, 10-10 दिन मैं जंगल से बाहर नहीं निकलता था, हाथ को हाथ दिखाई न दे, इतना अंधेरा होता था उदंती के जंगल में। जी।
है ना, घुस जाऊं एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, पूरा ड्रामे को लेकर चलता था मैं। उनको मोटिवेट, पेड़ मत काटो, जानवरों को मत मारो, नुकसान मत पहुंचाओ, उनको तुमको क्या करना है ये बता उनको। और ड्रामा करने के बाद कितना उनको समझ में आया ये भी पूछता था, सिर्फ थिएटर करके भाग जाता वो नहीं था। जो मिल गया, कहीं मशाल में कर रहा हूँ, कहीं टायर जला के कर रहा हूँ, कहीं पेट्रोमैक्स में कर रहा हूँ, ये किया मैंने काम। तुम आज ये बताओ कि थिएटर में आदमी अपने लिए जीता है? नहीं, आपका कर्तव्य अपने लिए नहीं है। ठीक है, आपने सीखा है, आप थिएटर करते हो, लेकिन आपका थिएटर दूसरों के लिए है। अगर दर्शक नहीं रहेगा तो आप कहाँ क्या करोगे आप? बिल्कुल सर, है ना। और दर्शक को अगर आप समझाओगे जी, एक नई राह दिखाओगे तो आप सार्थक हो। बिल्कुल नहीं जी, तो ये काम जो है ये करना जरूरी है। मैं तो शुरू में मैं तो स्पोर्ट्समैन था, खिलाड़ी रहा हूँ मैं, यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेला हूँ मैं, है ना, हॉकी, फुटबॉल, आउटडोर सारे गेम मेरे को आते थे, इंडोर गेम में खेलता था। तो मैं शतरंज खेलने के लिए पटना तक गया हूँ। तो हाँ, खेल तो मैंने खूब खेला है। मैं तो इस लाइन में कैसे आ गया ये मुझे ताज्जुब होता है, नहीं तो मैं तो हाँ ड्रामे में उसी में रहता मैं। मैंने इसीलिए अपने बड़े लड़के को क्रिकेटर बनाया जी, वो नाम कमाया उसने, सौरभ रिजवी ने। वो यूनिवर्सिटी का कप्तान अलग रहा, रायपुर डिवीज़न का कप्तान रहा, इस जोन खेला, हिरमानी उन सब के साथ खेला हुआ है लड़का वो, और उसी के बेस के ऊपर में उसको सर्विस भी मिली। तो मैं जो नहीं कर सका मैंने बोला लड़के को करवाऊँ। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई है, वो होती है। आप अपने जो आदमी सही खेल भी ले रहा है उसको आप अंदर करते हो और अच्छे खेलने वाले को बाहर कर देते हो। ये भुगता हूँ मैं। सेंचुरी 2-2 सेंचुरी मारने के बाद मेरे को यूनिवर्सिटी टीम से बाहर निकाला गया, समझे। और ऐसे आदमी को रखा गया जो क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोल सकता, और रख लिया। तो ये कहीं कहीं पर तो कदर नहीं होती है आपकी, लेकिन जहाँ कदर होती है वो थिएटर है। वहाँ आपको कोई अलग नहीं निकाल सकता, बिल्कुल सर। वहाँ आपको कोई दबा नहीं सकता। ये तो मैंने बोला ये लाइन सबसे अच्छी है, इस पे काम करें। मैंने जैसे संस्कृत प्लेज होते हैं जी, मैंने बहुत सारी विधाएं हैं उसके अंदर में, जैसे रोमन शेक्सपियर थिएटर अलग है, रोमन थिएटर अलग है। हमारी संस्कृत के जो थिएटर है जिसके अंदर पूरे 9 रस रहते हैं, और थिएटर है, हाँ पारसी थिएटर है, बहुत सारे थिएटर है। और आप फिजिकल थिएटर है, फिजिकल थिएटर सबसे रद्दी, अगर सबसे थिएटर को नुकसान पहुंचाया है वो फिजिकल थिएटर ने पहुंचाया है ना। तो नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। खैर वो लोग आते हैं। आपने थिएटर के साथ साथ मूवीज भी बनाई हैं, आपने मूवीज भी डायरेक्ट की? हाँ, मूवीज इसलिए बनाई, क्या हुआ था कि हमारा एक दोस्त था इंजीनियर, और उसकी सर्विस थी दुबई। वो वहाँ से एक कैमरा लेके आ गया था। अच्छा। और कलर टीवी लेके आ गया था, रायपुर में किसी के पास नहीं था कलर टीवी और कैमरा, और वहाँ से लेके आ गया। कुछ कैसेट लेके आ गया था इधर उधर के, तो हम लोग कैसेट लेके चलो इसको खींचते, तो शूटिंग किए जी। शूटिंग किए तो रंग मंदिर में शूटिंग किए, हाँ। फिर एक आध जगह शूटिंग किए, फिर उसको एडिट करना आता नहीं था, कुछ भी कर लेते थे, मज़ा नहीं आया। तब मैंने फोटोग्राफी की जो बुक होती है जी, फोटोग्राफी जिसमें सीखते हैं, हाँ। ये पूना जी जी जी, वो मैंने मंगाई, उसकी स्टडी किया। अच्छा। अगर मुझको कैमरे को नहीं मालूम है, हाँ। अगर कैमरे का वर्क मैं नहीं जानता तो मैं क्या खींचूंगा। सही बात। तो मैंने उस किताब को बोला कि आज भी रखी हुई मेरे पास में वो। अच्छा। मैंने उसको पढ़ा, खूब पढ़ा कि रॉन्ग शॉट कौन सा होता है, राइट शॉट कौन सा होता है, 2 लोगों में कौन कौन से एंगल लगते हैं, 3 में, भीड़ में, अकेला क्या है ना, मूव पैन कैसे होता है कैमरा, ये कैसे। तो ये जो अलग अलग शॉट्स होते हैं, जैसे हाँ। दूरदर्शन में मैंने बहुत काम किया, रायपुर दूरदर्शन में सीरियल मैंने बनाया वहाँ पर। तो वहाँ 22 मर गए बेचारे, डेथ हो गई उनकी।
है ना। तो उन्होंने शूटिंग कर रहा था बैकुंठ में, जी। एक गाना ढूंढ वो था, पिक्चराइज कर रहा था। तो वो वाइन मेरे को बोलता है वो उसको कि इसमें स्विच शॉट लगाओ। जी। मैं बोला ये कहाँ कहाँ सीखा, मैंने बोला कौन बताया तेरे को। हाँ। बोले मेरे को उन्होंने बताया, डायरेक्टर ने, स्टेशन डायरेक्टर ने। मतलब जानता है तो क्या होता है ये शॉट। बोले नहीं ऐसा कैमरा को मूव करते। मैं बोला गलत। मैंने बॉम्बे पिक्चर देखा तूने, उसमें वो डांस करती है मनीषा कोइराला हाँ। और हीरो उसको ढूंढ रहा है, हाँ। पूरा ग्रुप है बहुत सारा, लेकिन उसकी नज़र केवल उस लड़की में है। हाँ। तो वो यूं है और कैमरा सट से जाके सिर्फ उसके ऊपर जाता है। सबको उसने किसी हटा को दिया रास्ते फ्रेम से। में नहीं लेता, सिर्फ उसको फ्रेम में लेता है। इसको बोलते हैं स्वीट स्वीट शॉट। शॉट। वाह सर। बोले तू यहाँ से ऊपर मैं आसमान में क्या दिखाना चाहता है, क्या दिक्कत तू बता मेरे को। बोले नहीं, मैं बोले देखो भाई तुम ले लो, एडिटिंग में नहीं कटना चाहिए ये शॉट, एडिटिंग में रहेगा। एडिटिंग में रहेगा। मैंने बिना उसके नहीं। तो जब तक आप इस कैमरे को नहीं स्टडी करेंगे, या जब तक आप नहीं जानेंगे, है ना, जी। तब तक आप नहीं खींच सकते। और ये करने के बाद फिर मैंने फिल्में बनाई, हाँ, जय माँ बमलेश्वरी 4 फिल्में बनाई मैंने। ये 4 सबसे फिल्में। पहली फिल्म बमलेश्वरी नहीं है, हाँ। सबसे पहली फिल्म वो रिलीज नहीं किया मेरे ब्रदर ने, वो है सोना की वापसी, रीबर्थ के ऊपर में। अच्छा। वो बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, घनश्याम वगैरह थे, उसको रिलीज सोना नहीं की किया। वापसी। हाँ, सोना की वापसी। सेकंड पिक्चर बमलेश्वरी। जय माँ बमलेश्वरी। तीसरी फिल्म है मेरी बंसी, जो अमेरिका की लाइब्रेरी में है, जो हाँ रीजनल जो लाइब्रेरी है ना वहाँ पर, हाँ। वहाँ पर बंसी पिक्चर है। और चौथी फिल्म मैंने बनाई गौरी, इनकी कहानी थी प्रेमचंद जी जी की, जी। है ना, सुभागी हाँ। करके कोर्स में चलती जी है। जी जी। वो उसको छत्तीसगढ़ी में वो करके हमने शूट किया अपने अच्छा। गांव में, पूरी फिल्म बनाई मैंने। बनाने के बाद में जिसने बनवाया वो रिलीज ही नहीं किया, पूरी मेहनत मेरी बेकार गई। वो पूरी स्क्रिप्ट मेरे पास रखी हुई है, अच्छा। दिमाग में आता है कभी कभी की, क्योंकि बहुत प्रेमचंद की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। बहुत अच्छी कहानी। इसको दोबारा इसको शूट क्यों करूं। एक लड़की की कहानी कि वो किस तरह से बाप की हेल्प करती है, भाई उसकी मदद नहीं करता, किस तरह से एक लड़की ने क्या क्या संघर्ष किया है, ये प्रेमचंद जी ने लिखा था। ये बहुत अच्छी कहानी है। बिल्कुल। तो उसका नाम चेंज कर दिए थे गौरी करके। तो जी, चौथी जी। फिल्म वो बनाया था मैंने। हाँ। उसके बाद कई लोग आए, मैंने बोला नहीं बनाऊंगा, भाग जाओ यहाँ से, भगा देता था मैं, क्योंकि खैर पैसा तो मिला नहीं। हाँ। इन्होंने बंसी तुम्हारे जय माँ बमलेश्वरी में जितना था वही भर मिला। हाँ। बाकी किसी फिल्म में पैसा नहीं मिला। वो बनाया, एल्बम बनाया मैंने, संगवारी बनाया आपने एल्बम। बहुत अच्छा। जो पुराने जो गीत थे जो बहुत चले हुए थे, हाँ। लक्ष्मण मसूरिया से परमिशन लेकर उनके गीतों को मैंने खींचा। और खींचने में 10,000 रुपये उस ज़माने में उसको बनाने में लगे थे, और उसको वीडियो वर्ल्ड को मैंने 5,000 में बेचा था। 5,000 में इसलिए बेचा कि अगर ये मार्केट में जाएगा, चलेगा, तो आगे मेरे को मार्केट मिलेगा। हाँ। दूसरी संगवारी 2 बनाया। अच्छा। अजय शर्मा नाम का एक लड़का मेरे पास काम करता था, वो कोई चैनल पैनल चलाता है, वो पूरा उसमें इन्वॉल्व था। वो पैसा किसी से लिया था, रिसोर्ट वाले से, उससे 10,000 रुपये। और गाने हमने बहुत अच्छा पिक्चराइज किए, बहुत अच्छे हाँ, गाने बहुत थे, अच्छे शूट किए। बहुत अच्छे। पूरा का पूरा कैसेट रख के बैठ गया, ना रिलीज़ किया। मैंने बोला यार कम से कम गाने मुझको दे दे, कम से कम मैं देखूँ तो मैंने क्या बनाया है। वो गाने तक नहीं दिया उसने। इतना मैं तुमको, यानी कभी कभी ना ये फिल्मी लाइन जो है, इसके बड़े कड़वे अनुभव होते हैं। यहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं जो सही माने में सही मिलते हैं। ज़्यादातर अब ये जो बेचारे थे, अभी डेथ हुई एजाज वारसी, जी जी जी। ये मेरे साथ में उस ज़माने में जब मैं फिल्म बनाता था, तो ये बेचारा सामान उठा के यहाँ से वहाँ ले जाए, वहाँ से वहाँ ले। एक गाना मैंने उसके ऊपर पिक्चराइज किया था अच्छा। सर, उसमें है ना, मुला जावन देना रे, वो गाना एजाज वारसी के ऊपर। उसको मैंने जत्थे में भी रखा था, काला जत्थे में भी रखा था। और एक और डायरेक्टर है जो राजतला में रहता है,
वो भी। तो ये लोग मेरे साथ उंगली पकड़कर इनको मैंने चलना सिखाया, इनको अच्छा कमाया, सब कुछ किया। पर मैं अब फिल्म इच्छा नहीं होती बनाने की। में एक प्रश्न आया, ईश्वर अगर एक है तो इतने अलग अलग धर्म क्यों, सबकी मान्यताएं क्यों? या तो फिर वो है ही नहीं, लोगों ने अपने अपने तरीके से बना लिया। दो बात, ये है तो सबको एक दिखना चाहिए। अगर ये मग है तो मेरे ख्याल से सबको दिख रहा है? अगर नहीं है तो नहीं दिखेगा। तो मैंने मेरे गर्मियों की छुट्टी में, मैट्रिक में था मैं, गर्मियों की छुट्टी में मेरे नाना की लाइब्रेरी में महाभारत मिल गई मेरे को, दोनों वालू पढ़ लिया। शुरू किया मैंने महाभारत पढ़ना, पूरा पढ़ डाला दोनों, या मोटी मोटी पूरी महाभारत पढ़ लिया। फिर उसी लाइब्रेरी से गीता भी मिल गई, रामायण भी मिल गई। फिर इंटरेस्ट, अनिल पटेरिया जो मेरे डायरेक्टर भी थे और बहुत अच्छे राइटर थे, उनका भी धर्म के प्रति बड़ा रुझान था। उनसे मेरे को बौद्धिज़्म और जैनिज़्म की किताबें मिली सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ मुस्लिम परिवार से, तो कुरान मेरे लिए तो लाजमी है। हमारे यहाँ बचपन में कुरान पढ़ाना ज़रूरी होता है, हर बच्चा कुरान पढ़ता है ना। तो कुरान मैंने बचपन में पढ़ा, और वो कुरान ऐसा है कि एक बार अगर आप पढ़ लिए, याद कर लिए, तो फिर ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते आप। इस तरह का उसका वो है, फ्लो ऐसा है उसका। जी जी जी। है ना। आपने मैंने आपके गुरु ग्रंथ साहब की बातें मैंने पढ़ी, पहले गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ा लेकिन बातें पढ़ी, गुरु नानक देव की बातें पढ़ी, है ना। मैंने जितने उपनिषद मैंने पढ़ा, वेद के शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा वेद को। फिर आपका जितने पंथ है है ना, नाथ पंथ जिसमें ये योगी महाराज हैं, इसको मैंने पढ़ा। मच्छेंद्र नाथ इनके जनक हुए हैं। उसके बाद है ये तो उनका पूरे पढ़ा। तो कबीर पंथी पढ़ा, सब पढ़ा, ओशो रजनीश को पढ़ा, सबको पढ़ा, सबको पढ़ लिया। बेस एक है, बेस एक है। हिंदू धर्म में भगवान बहुत सारे हैं लेकिन ईश्वर एक है। भगवान बहुत है लेकिन ईश्वर एक है ना। वाहे गुरु एक। सत्यनाम किसका नाम? सत्यनाम लोग बोलते हैं, ईश्वर का नाम। सब ने वही है। कबीर के राम जो है वो ये राम नहीं है, कबीर के नाम ईश्वर है जो पैदा नहीं हुए। उनके राम वाल्मीकि के पहले भभूति हुए, जिन्होंने नाटक लिखा है। पहले कवि वो लोग बोलते हैं कि भाभूति पहले कवि है, नहीं, वो है। और उन्होंने जो रामायण लिखी है मेरे पास रखी हुई है भभूति की। मैं अगर वो ड्रामा करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, बीइंग कि मैं पैदा हुआ हूँ मुसलमान के यहाँ। राजा जनक की यहाँ शादी हुई है रामचंद्र जी की, हुई है ना। जो पढ़ते हो रामचरितमानस में तुलसीदास ने क्या लिखा, वही लिखा ना। लेकिन भभूति ने उनके ऋषि के आश्रम में उनकी शादी करवाया है, दोनों की, है ना। राम की भी, सीता की, और उर्वशी, राम और लक्ष्मण की दोनों की शादी वहाँ हुई है उनके आश्रम में। ये उस भभूति ने लिखा है। मैं दे दूँ, कल जाके दे दूँगा, पढ़ लो। भभूति को पढ़ोगे ना, उत्तर रामायण उन्होंने लिखा, उसको पढ़ लो। आप नहीं कर सकते, गर्दन काट के फेंक देंगे। समझ रहे बात को? मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। मैं दूसरी चीज़ कर सकता हूँ जो मेरे धर्म से संबंधित कोई गलत बात है। मैं अपने इस धर्म में भी बहुत सारी चीज़ें निकालता हूँ, मौलाना के भीड़ जाता हूँ मैं। ये कहा तुमने, कहा कुरान में है क्या? नहीं है। क्यों करते हो तुम लोग ये हरकतें? है। अब वो एक मान्यता हमारे यहाँ है कि जब वो उसको गड़ा देते हैं, 40 कदम जाओगे तो फिर से फरिश्ते आएंगे, उसको उठाएंगे, उससे प्रश्न करेंगे और फिर उसको फिर वापस करके फिर रूह लेके चले जाएंगे। कुरान में यह है कि जिस समय आदमी मरेगा तो क़यामत जब होगी, जब प्रलय होगी, तब मैं उसको दोबारा उठाऊंगा
और उसको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं कुछ देर के लिए ही, जैसे नींद से जागते हैं ना अपन, वैसे ही रहेगा। तो मेरे को कहाँ मेल खाता है यार। ऐसे मैं बहुत सारी चीजें निकाल के रखता हूँ, भिड़ जाता हूँ मैं। ये गलत काम मत करो तुम, अच्छा ही करो, गलत वाला प्रचार मत करो। इंसान बनना सबसे बड़ी बात है। सर, आपने मूवीज में डायरेक्शन तो किया ही है, साथ ही साथ आपको कई बार मुंबई जाने का, मुंबई में एक्टिंग करने का भी मौका मिला, लेकिन आप नहीं गए। उसके पीछे की ऐसी क्या वजह थी कि आपने कभी मुंबई जाने के बारे में नहीं सोचा? ये 1965 में अच्छा। ख्वाजा अब्बास, हम्म, बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े डायरेक्टर, बिल्कुल बहुत बड़े लेखक, पत्रकार, जी। उनके साथ मैंने एक ड्रामा किया, लाल गुलाब की वापसी। लाल गुलाब की वापसी। उसमें जितने भी आर्टिस्ट थे वो सब फिल्म वाले थे। अच्छा। शौकत आज़मी, शबाना आज़मी की मदर, जी 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 तीनों आनंद, जी। और तीनों आनंद, शबाना आज़मी, मनमोहन कृष्ण, अच्छा यूनुस परवेज, जी ये सारे के सारे थे। नॉन फिल्मी कोई था तो मैं था। ड्रामा हुआ, जी 2 शो मैं उनके साथ में किया। उसके बाद में वो हैदराबाद जा रहे थे फिल्म की शूटिंग। जी। मुझसे कहा कि तुम चलो हमारे साथ, उसमें रोल करना। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं थिएटर मेरे लिए सबसे मुख्य है, मैं थिएटर में, मैं नहीं गया। जा सकता था, और वो तो क्योंकि उन्होंने खुद ने ऑफर किया था चलो करके, भले छोटा रोल देते, मेन रोल नहीं देते, पर एक एंट्री तो होती। जी और अगर मेरे में गट्स था होता तो मैं आगे राइज भी कर लेता। जी। वैसे ही ब्रिज जो थे, जो जिन्होंने विक्टोरिया नंबर 203 और चोर मचाए शोर वगैरह बनाया, जी, जी। उनसे मुलाकात हुई। बैठ के हमारे जो परिचित थे वो उनके वो प्रोडक्शन मैनेजर थे, वो बैठ के दिन भर हम लोग वहाँ रहे, खाना भी उनके साथ रहा, खाए पिए सब से है। तो उनका भी एक ऑफर था मूवी का कि मेरे को मेन कैरेक्टर दे रहे, मैं नहीं किया। तो 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि कुछ चांस मिलते मिलते नहीं मिला, ऐसा किस्मत में नहीं था। जिस ज़माने में दूरदर्शन से सीरियल शुरू हुआ था, जी तो एक डायरेक्टर थे वहाँ के, जो खानदान करके एक सीरियल आता था। हाँ। वो हमारे एक जो एक मौसा थे, उनके छोटे ब्रदर थे, जो बॉम्बे में सर्विस करते थे। जी जी। उनके बड़े अच्छे मित्र थे। अच्छा। तो उन्होंने रिकमेंड किया, वो तैयार हो गए। उन्होंने बुलाया ही था तो वो मौसा के जो छोटे ब्रदर थे उनकी डेथ हो गई, तो हम बॉम्बे नहीं जा पाए। तो ऐसा भी मौका मिला, ये नहीं हुआ। तो मुझको ऐसा कोई मलाल भी नहीं है कि मैं, और बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं था कि मैं फिल्म में जाके रोल करूं। जी। मेरे लिए थिएटर सबसे पहले है। सर, थिएटर सब आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रिय है और आपको थिएटर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हर एक एक्टर हो चाहे डायरेक्टर हो, उसका कोई फेवरेट टॉपिक होता है, उसको उस तरीके की चीज़ करना ज़्यादा पसंद है। जैसे मेरे को हाथ से रिलेटेड टॉपिक बहुत पसंद है, तो आपके लिए ऐसा कौन सा टॉपिक था थिएटर में या नाटक में जो आप करना सबसे ज़्यादा पसंद करते थे? एक चीज़ क्या है, ड्रामा करते करते जी ड्रामे के अंदर एक संगीत होता है। जी उस कलाकार को उस संगीत का अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल, पूरा ड्रामा एक संगीत में चलता है, एक तार की तरह चलता है। चलता है। ऐसे 2-3 ड्रामे थे जिसमें अभिनय करने से मुझे लगा कि मुझके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। वो एक ड्रामा भी अगर कोई कलाकार को अपने जीवन में मिलता है तो अपने आप को धन्य समझता है। हाँ। लेकिन मुझे लाइन से 5-6 नाटक ऐसे मिले मेन रोल, हाँ। कि वो सब अपने आप में बहुत बड़े थे। जैसे सखाराम में सखाराम का रोल, शुतुरमुर्ग में राजा का रोल, तुम्हारा क्या है वो द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य में दोनों रोल। उसके बाद में सूर्य की अंतिम किरण से लेकर पहली किरण तक। बहुत मेरे अगर जीवन का सबसे डिफिकल्ट रोल अगर माना जाएगा तो वो है सूर्य की अंतिम किरण से लेकर
पहली किरण तक वो राजा का जो कैरेक्टर है, बहुत अच्छा। वो राजा का कैरेक्टर को जीना अपने जी। आप में एक चैलेंज था, क्योंकि वो राजा का जो कैरेक्टर है उसको पढ़ने के बाद ही लोगों की समझ में आता है कि ये कैरेक्टर है क्या। बिल्कुल। एक ऐसा राजा जो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता। हाँ। एक मामले में देखा जाए कि वो नपुंसक है। हाँ। नियोग प्रथा जो तुम्हारे पौराणिक उसमें, जैसे पांचों पांडवों का जन्म जो है वो नियोग के द्वारा हुआ। जी। पांडु से कोई पैदा नहीं हुआ, कोई नहीं हो। सब अलग अलग, सबके पिता अलग है। हाँ। वैसे ही उनके यहाँ धृतराष्ट्र भी है, जी जी जी। संजय भी वही है, पांडु भी वही है, और ये पांचों भाई जो है ये भी वही है ना। तो उस जमाने में नियोग प्रथा थी। अगर कोई राजा संतान उत्पन्न नहीं कर सकता था तो रानी को उपपति चुनना पड़ता था। हाँ। उसको लेकर कि वो उस कैरेक्टर के ऊपर में क्या बीतती है, तो सुरेंद्र वर्मा ने ये नाटक लिखा था। एक रात की कहानी है, सूर्य अंतिम किरण से पहले। बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कैरेक्टर था। मैंने जीने की भरसक कोशिश की। तो और ज़्यादातर जो ड्रामे मैंने किया है वो साहित्यिक किए। जी। साहित्यिक नाटकों को ज़्यादा चयन किया। ऐसा नहीं है कि सटायर नहीं किया, सटायर भी किया, लेकिन साहित्यिक ज़्यादा किया। अच्छा। तो सर एक सवाल मेरा आपसे ऐसा है कि सर जो भी एक थिएटर आर्टिस्ट होता है ना, उसको हर बार अपने रोल से पहले उस रोल को जीने की कोशिश करनी पड़ती है। हर रोल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, अनगिनत तरीके हो सकते हैं। तो वो राजा अगर घमंडी राजा है, हम समझ ले कि एक राजा का रोल है जो बहुत घमंडी है, उसके घमंड के कई सारे तरीके हो सकते हैं। कोई भी अगर आपके नाटक देखेगा पुराने और आपसे अगर सीखना चाहेगा तो आप हर रोल को उसके परफेक्ट पे लाते थे। तो कितना समय लगता था उस कैरेक्टर को समझने में? देखो, एक चीज मैंने पहले भी कहा था जी कि कोई भी नाटक एक कहानी पर बेस होता है। जी। कहानी होती है। हाँ। उस कहानी में वो जो कैरेक्टर है जो तुम कर रहे हो जी, उसका उस कहानी में क्या महत्व है, उस कहानी को वो कहाँ ले जाता है और उससे वो कहानी कैसे आगे बढ़ती है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात आ गई कहानी में मैं कहाँ पर फिट हूँ और मैं किस तरह से काम करूँगा कि कहानी आगे चलेगी, तो फिर तुम्हारे पास विकल्प नहीं होता कि मैं, क्योंकि हास्य करना है तो हास्य के बड़े अलग अलग हैं। व्यंग की बात करो या हम क्रोध की बात करें, अब जैसे हंसी की बात ले लो आप, तो हंसी तो कई प्रकार की हंसी होती है, कई प्रकार के होते हैं। लेकिन ये जो हंसी, उसमें जो हंसी फिट हो रही है वो कौन सी हो रही है। वो पात्र को जब तक आप नहीं जानोगे जी, तब तक आप उस पर न्याय नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। सर आपका इतना बड़ा जर्नी रहा है, उसमें आपने एक्टर भी किया है, डायरेक्शन भी किया है, लाइटिंग भी किया है, हर एक चीज़ जो एक थिएटर आर्टिस्ट को करना चाहिए वो किया है। लेकिन हर थिएटर आर्टिस्ट में दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, या तो वो एक निर्माता होता है या तो वो एक अभिनेता होता है। तो आप अपने आप को इतने सालों में किस तरीके से देखते हैं, एक निर्माता के रूप में कि एक अभिनेता के रूप में? नहीं, देखिए, हम अगर किसी ड्रामे को लेकर जुड़े हुए हैं, हाँ तो मैं अगर अपने संस्था का डायरेक्टर हूँ जी, तो मेरे ऊपर दायित्व तो बहुत ज़्यादा हो गया। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। पूरा ड्रामे को खड़ा करना ही मेरे ऊपर हो गया, तो मेरे को हर विंग को देखना पड़ेगा। हाँ, जहाँ पर अभिनेता का चयन होगा या अभिनेता से रोल कराऊंगा वो भी देखना पड़ेगा, उसमें कास्ट्यूम भी मुझे देखना पड़ेगा, उसका सेट भी मुझे देखना पड़ेगा, उसकी लाइट भी मुझे देखना पड़ेगा। ये बात अलग है कि मैं उसको सुपुर्द कर दूँ, भाई तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, वो कर ले, लेकिन डायरेक्शन वहाँ पर केवल अभिनय कराना ही डायरेक्शन नहीं होता। पूरा थिएटर को, पूरे ड्रामे को खड़ा करना ही सबसे बड़ा दायित्व होता है। तो वो सारा का सारा निभाना पड़ता है, बिल्कुल, है ना भाई जी। अगर खुद भी इन्वॉल्व हो, जी, अगर खुद भी रोल कर रहे हो, आप रोल भी कर रहे हैं और डायरेक्शन भी है आपका,
तो थोड़ा कठिन होता है, बहुत। बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इसका भोगा भी हूँ मैं। हाँ, कि मैं रोल कर रहा हूँ और लाइट कटना चाहिए, वो लाइट काट नहीं रहा है ना। उसमें सिचुएशन आप पे आ जाती है, आपको खुद हैंडल करना पड़ता है। खुद हैंडल करना पड़ता है, भाई यहाँ काट, यहाँ ऑन कर, यहाँ ऑफ कर, है ना। तो वो रोल अगर जब स्टेज पे कर रहे हो तो कठिन हो जाता है बहुत। तो सर जैसा अभी आपने कहा, आपने ऐसा कभी सोचा नहीं कि आप एक एक्टर हैं, डायरेक्टर, आप दोनों को ही बाजू बाजू में करते जाते थे? मेरे को ड्रामा करना है। मैं डायरेक्शन भी दे रहा हूँ, मैं प्रोडक्शन भी देख रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तब तो ड्रामा कर पाऊंगा ना स्टेज पे। बिल्कुल। और मेरे साथ में जितने आर्टिस्ट हैं उनको मैं ये नहीं बोलता कि तुम ड्रामा करो घर भाग जाओ, नहीं। तुमको सेट भी बनाना है, तुमको चढ़ के ऊपर लाइट भी बांधना है, तुमको पर्दा भी बांधना है, तुमको भी कास्ट्यूम देखना है, सबको इन्वॉल्व करता हूँ मैं, ताकि तुम सीखो, ताकि आगे करना हो तो खुद भी कर आज पाओगे। मेरे पास में खुद के कास्ट्यूम्स हैं जी। बहुत सारे कास्ट्यूम्स हैं, बहुत सारी चीजें मैंने इकट्ठी करके रखी हुई जी जी जी। है ना। अब है, अभी सोच रहा था अभी कि ठीक ठाक रहता तो अभी कलकत्ता से पूरी लाइटिंग लाने वाला था मैं, कि लाइटिंग, क्योंकि यहाँ पर ड्रामे की लाइट नहीं मिलती। हाँ, जो असली, जिसमें हर तरीके का मैं रंग बल्ब हो। लेके आ गया वहां से कलकत्ता से, अच्छा। स्पॉट के बल्ब स्पॉट लाया, बल्ब ले आए। लेकिन स्पॉट लाइट यहाँ नहीं मिली, तो फिर मेरे को जाना पड़ता, तो फिर वो जा ही नहीं पाया, ये सब चक्कर हो गया। मैं तो बोल के रखा था चलेंगे यार, लेके आ जाएंगे वहाँ से, वो जो दुकान है वो सब जानता हूँ मैं कलकत्ता में कहाँ पर है, पूरा सामान लेके आता मैं यहाँ पर। जो ड्रामे का, भाई अगर मेरे को किसी का आंख दिखाना है थिएटर में, आज रायपुर में क्या पूरे छत्तीसगढ़ में किसी के पास ऐसी लाइट नहीं है कि जो केवल बिम कर सके आंख के ऊपर, जी, है ना। तो थिएटर की लाइट नहीं है ये, तो म्यूजिक जो वो डीजे वीजे वाली लाइट है, डीजे वीजे वाली टाइप की लाइट है जिसको हम चला देते हैं जी। वो ड्रामे की लाइट नहीं है, पहले थी अब नहीं, पहले रही। अब बहुत सारी नई चीजें आ गई हैं, नई चीज आ गई है, क्योंकि थिएटर उतना होता नहीं है ना। हाँ। अब ये बताओ कि रायपुर के अंदर अभी हाँ। कितने लोग थिएटर कर रहे हैं? कुछ ही ग्रुप, 10-12 दो तीन, अरे नहीं, 2-3, एक मानिकपुरी कर रहा है, हाँ, एक ये लोग कर रहे हैं, एक सुभाष मिश्रा भी, अच्छा सुभाष मिश्रा को ले लो, राजकमल कभी कभार कर दिया साल में 2 साल में एक बार। अभी योग मिश्रा सर सबसे ज्यादा, वो योग अभी कर रहा है बहुत ज्यादा, योग है ना, हीरा और तुम्हारा वो 3-4 लोग तो हैं, हाँ, सुभाष मिश्रा और राजकमल सर, ऐसा ही है, और कोई नहीं। सही बात। और एक अग्रगामी हमारी चल रही है, अग्रगामी चल रहा है बस। सर जैसा हम लोग अभी सभी जानते हैं, ये कोरोना के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया थिएटर वालों को, तो मतलब लोग आजकल थिएटर ऐसे कर नहीं पा रहे खुले में, लोगों को अलाउड नहीं है जगह पे मिल के थिएटर करना, तो अग्रगामी अभी कुछ करने की कोशिश कर रहा है? नहीं हो रहा अभी कुछ ऐसा? भाई देखो ऐसा है कि रिहर्सल करोगे सारे लोग इकट्ठे होंगे, बिल्कुल, जो मना है। क्या करोगे? मना है जी। दूसरा, आप ये विधा ऐसी है जो इसके लिए दर्शक चाहिए, बिना दर्शक के पॉसिबल ही नहीं है, मजा नहीं आता। हम रिस्पांस तुरंत मिलता है, रिएक्शन तुरंत मिलता है, आपने अच्छा संवाद बोले ताली बज जाती है, बिल्कुल, तो वो मजा किसी में नहीं आता ना, फिल्मों में नहीं आता, इसलिए लोग थिएटर से जुड़े रहते हैं। जो फिल्मों में भी है, जो थिएटर से गए तो वो भी आज भी अम्बरीश, यानी ये ओम नसीर हो गया, नसरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब जुड़े हुए हैं, हाँ, है ना, खेर, हाँ, अनुपम खेर, वो सब जुड़े। अरे ये मैं तो उसका बात कर लिया था, मैं तो नसीर का यहाँ शो करने वाला था, नसीर के ड्रामे का। अच्छा। हाँ, नसीर जो है वो हमारे मौसा के रिश्ते में आ जाते हैं वो। अरे ये बड़ा सही बात है सर। लेकिन आपको क्या लगता है कोरोना का कितना ज्यादा प्रभाव पड़ा है थिएटर पे? हर चीज को प्रभाव पड़ा, थिएटर क्या है, हाँ, लोगों की तो आमदनी खत्म हो गई है, बिल्कुल, जीवन खत्म हो गया, सोचो। जीवन तक चले जा रहे हैं लोगों के, जीवन खत्म हो गया है।
मैं तो बता रहा हूँ, कोरोना काल में मेरे कितने सारे दोस्त निकल गए, सही बात है सर। बहुत सारे दोस्त निकल गए। सर ऐसा कुछ है जो आज की नई जनरेशन, मुझ जैसे और मेरे जैसे और दर्शकों को आप बताना चाहें, नई जनरेशन को, कि उनको थिएटर से जुड़ने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो बहुत एक जरूरी चीज हैं? देखिए, एक चीज बता रहा हूँ, जी लोग आज जो थिएटर से जुड़ता है हाँ। वो इसलिए जुड़ता है कि थोड़ा सा अभिनय सीखे और सीधा बम्बई निकल जाए। थिएटर करने के लिए कितने लोग जुड़ते हैं? जैसे मेरे जैसे आदमी जी जिसको फिल्मों में चांस मिला तो भी नहीं गया, लोगों को चांस नहीं मिलता, चांस ढूंढने के लिए मुंबई चले जाते हैं, थिएटर छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन एक कलाकार जो सिर्फ थिएटर करना चाहता है, सिर्फ थिएटर, वो बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग। सही बात और है जो मिलेगा ना वो सच्चा कलाकार होगा। तुम सोचो, वो सीखेगा। ये लोग सीखते थोड़े, ये अभिनय का अपना थोड़ा सा गुण सीख लिए, बोले हाँ मैंने सीख लिया। मैं तो कई लोगों को बोला, अरे तुम सीखे नहीं हो यार, क्यों जा रहे हो तुम वहाँ पर? अभिनय इतना नहीं है, अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि तुमने घसा और तुम अभिनय सीख लिया। अभिनय की बहुत बारीकियां होती हैं, उसका बहुत, और समय धीरे 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 सीखता है आदमी, एकदम से कोई चीज नहीं सीख पाता। हाँ, कई सारे लोग कहते हैं कि अभिनय एक ऐसी चीज है जो सालों में लोग सीख हाँ, नहीं पाते, नहीं सीख कभी पाते। नहीं सीख पाते। कई लोग सीख भी जाते हैं, कई लोग नहीं सीख पाते। सीखता वो है जो खुद का वो काम वर्क करता है। बिल्कुल। अगर आप कोई भी चीज के ऊपर डायरेक्टर को छोड़, यानी डायरेक्टर ने जो बताया है उस चीज को अगर आप अभ्यास करोगे, उसको मंथन करोगे अपने आप को, मैंने कहा ना कि तुम्हारा उस पूरे स्क्रिप्ट में तुम क्यों हो, केवल इतना ही पूछ लो अपने आप से, मैं क्यों हूँ उसमें, जी। तो तुम सारे पन्ने खुल जाएंगे, तुम अच्छा अभिनय कर लोगे। सर हमारे इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके हमें और हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें जानने की मिली कि आपने कितनी मेहनत की इस जगह तक पहुंचने के लिए। आप अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ थिएटर किया, आपने सिनेमा की तरफ आपने मतलब देखा भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्यारी थी। थैंक यू सर, आज हमसे बात करने के लिए और मिलने के लिए। तुमने एक सबसे अच्छी चीज़ ये लगी मुझे कि मुझे बुलाकर उन लोगों को बताना चाहते हो जो इससे जुड़े हैं। जी, ये जुड़ रहे हैं जी। और उसमें अगर मेरा सहयोग थोड़ा सा भी रहा तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। सर आपका बहुत बड़ा सहयोग है सर, धन्यवाद सर।